डेट है 14 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है यक्षगन। यक्षगन देखो एक आर्ट फॉर्म है, रिसेंटली न्यूज में इसलिए एक सिंगर और डायरेक्टर हैं यक्षगन के, उनकी अभी मृत्यु हो गई है रिसेंटली। यक्षगन ये भागवत पांड्यन गणपति भट्ट इनका नाम था जिनकी मृत्यु हुई है। तो यक्षगन है क्या? ये ट्रेडिशनल थिएटर है कर्नाटक का। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, परंपरा से चलता आ रहा है, सैकड़ों सालों से ये परफॉर्म किया जा रहा है कर्नाटक में। ये केरल की कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में भी परफॉर्म किया जाता है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है कि कर्नाटक का है यक्षगन। इसमें डांस किया जाता है, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये स्टेज टेक्निक यूनिक स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है। कुछ इस तरह से देखो, इसमें ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पे मेकअप वगैरह कर लेते हैं ये, और ये कॉस्ट्यूम वगैरह जो पहनते हैं इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि प्री क्लासिक म्यूजिक से ये इवॉल्व हुआ है, और जब भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ पे भक्ति आंदोलन चल रहा था उसके टाइम से ये चलता आ रहा है, कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है मेनली। ये देखो ट्रेडिशनली डक्स टू डाउन परफॉर्म किया जाता है। डक्स टू डाउन का मतलब है सनसेट से सनराइज, यानी कि जब सूरज छिपता है उससे सूरज उदय होने तक, यानी कि रात के समय में ये जनरली परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो स्टोरी परफॉर्म की जाती है वो रामायण से, जैसे भगवान राम के जीवन की कोई स्टोरी ले ली वो दिखाई जाती है स्टेज पे परफॉर्म करके, जैसे रामलीला वगैरह होती है ना, रामलीला में दिखाते हैं, ऐसे ही इसमें कुछ परफॉर्म किया जाता है। महाभारत से या भागवत गीता से स्टोरी ली जाती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, या कोई और बुक वगैरह लिखी हुई है हिंदू या जैन धर्म की, या कुछ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है वो इसमें परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। देखो कल हमने यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट के बारे में पढ़ा था, ये अभी रिसेंटली हुआ है, ये समिट मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन की बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो उसमें ही देखो ये चाइना ने प्लेज किया है, प्रतिज्ञा की है कि एक ऐसा फंड सेटअप किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। ये डेवलपिंग कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी बचाई जाएगी। बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो क्या होती है? जैव विविधता, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, यानी कि किसी मान लो किसी एरियाज में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना दे रहा है $233 मिलियन, इतने डॉलर ये दे रहा है चाइना। चाइना ने देखो सभी पार्टी को बोला है कि वो कंट्रीब्यूट करे, अपने अपने मर्जी से फंड में कंट्रीब्यूट करे, कुछ डॉलर दे। ये बीजिंग में देखो अभी ये पूरा जो समिट हुआ था, तो यहाँ पे बीजिंग जो है, बीजिंग का मतलब चाइना, चाइना की कैपिटल है। ये पूरे वर्ल्ड का अभी बिगेस्ट पॉल्यूटर है, मतलब चाइना सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है पूरे वर्ल्ड में जो। लेकिन बात एक ये भी है कि चाइना ने सबसे ज़्यादा स्टेप लिए हैं अभी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, लीडर का रोल निभाया है। और इसने कहा है कि देखो यहाँ पे जो समिट हुआ था ना, यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट, 195 कंट्रीज़ ने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और ये यहाँ पे जो एनिमल्स, प्लांट या इकोसिस्टम, इनको बचाने की बात की गई। 2030 का एक टारगेट रखा, 2050 का टारगेट रखा समिट में। इसमें देखो चाइना ने भी लीड रोल निभाया है ये कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड सेटअप करने में। जो चाइना दे रहा है वो अपनी करेंसी में, अगर उसकी में मेजर करें, चाइना की करेंसी है युआन, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। तो ऐसे इंडिया की जैसे रुपया है, ऐसे चाइना की करेंसी मुद्रा क्या है? युआन। तो 1.5 बिलियन युआन दे रहा है, जिस जो डॉलर की टर्म में अगर मेजर करें तो $233 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप इसे निकाल सकते हो अगर लाख वाख में भी निकालना है। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट है पेंडिंग आरटीआई प्लीज। देखो बहुत सारी आरटीआई की जो प्लीज है, यानी कि याचिका है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है, इसलिए ये न्यूज में आया। तो ये परफॉर्मेंस देखी गई, अभी रिपोर्ट आई है 2021 की कि आरटीआई की क्या परफॉर्मेंस रही है। इसमें यह देखा गया जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें 3 वैकेंसी अभी खाली पड़ी हुई हैं, और इसके जो 10 कमिश्नर होते हैं वो भी उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं है अभी। इनकी वजह से डिले होता है कि जब भी आरटीआई जैसे दाखिल की जाती है उनमें डिले होता है। किसकी वजह से? क्योंकि देखो पर्सोनल की शॉर्टेज है और इनएफिशिएंट ऑपरेशन है। पर्सोनल की शॉर्टेज का मतलब, पर्सोनल मतलब कर्मचारी, शॉर्टेज आप जानते हो कमी, कर्मचारियों की कमी है, और इनएफिशिएंट ऑपरेशंस है। इनकी वजह से अभी जो याचिका है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे किसी ने आरटीआई डाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन है आरटीआई, सूचना का अधिकार, तो ये डाली तो वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी जो देखो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 12 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर प्लस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इनको देखो जितने भी अभी ये प्लीज हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है जो, इनकी अपील को डिस्पोज करने के लिए लगभग 1 साल, कम से कम 1 साल चाहिए, जितनी भी इनके पास अपील है, यानी कि जितनी भी प्ली गई हुई है इनके पास।
तो ये आरटीआई है क्या? देखो आरटीआई हमारे देश में आया था 2005 में। गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये आरटीआई का मतलब हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार। ये क्या है सूचना का अधिकार? देखो हर एक यहाँ पे सिटीजन को, नागरिक को राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे इंडिया में, सूचना का अधिकार। कोई भी आदमी जाके सूचना ले सकता है किसी के बारे में भी। डिस्ट्रिक्ट में देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लगभग ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे आपको किसी के बारे में भी सूचना लेनी हो, आपको लगता है मान लो आपके गांव में, विलेज एरियाज में कितना रुपया पिछले 5 साल में खर्च हुआ, कितना पैसा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया, ये सारी जानकारी आप एक आरटीआई डाल के ले सकते हो। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाओगे आप, 10 रुपये एप्लीकेशन के लगते हैं, 5-10 रुपये लगते हैं। एक एप्लीकेशन डालोगे, 10 रुपये की पर्ची कटाओगे और दे दोगे, फिर वो दे देगा आपको 30 दिन के अंदर जानकारी कि आपके गांव के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, किस किस के लिए दिया, किस काम के लिए दिया, कितना खर्च हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी के बारे में भी लेना हो, ये तो एक एग्जांपल लिया है, मान लो आपके विलेज एरियाज में कोई और मान लो रोड वगैरह के लिए एलोकेट हुए, या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में मान लो कोई काम हुआ, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो, आपको किसी के बारे में भी जानकारी लेनी हो, वो आ जाएगा आरटीआई के थ्रू। ये देखो इससे पहले 2002 में एक एक्ट बना हुआ था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 हमारे देश में, इसको रिप्लेस किया आरटीआई एक्ट 2005 ने। 2005 में ये आ गया तो ये हटा दिया 2002 वाला एक्ट और ये आ गया। अब इस एक्ट में ये था, जो हमारा फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में देखो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब भाषण का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये है। इसके अंदर ये आरटीआई क्या है? इम्प्लिसिट राइट है। इम्प्लिसिट का मतलब है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इससे निकल के आता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये इसके अंदर ही आता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार। तो ये देखो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और लीगल राइट भी है। लीगल राइट किसे बोलते हैं? जब कोई एक्ट बना के, अब आरटीआई एक्ट बनाया, आरटीआई एक्ट बना के हमें राइट दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो लीगल राइट भी हो गया और फंडामेंटल राइट भी हो गया। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 19 के अंदर, तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसका पार्ट है, तो भाई साहब आपका मौलिक अधिकार है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया। ये की प्रोविजन क्या क्या है इस एक्ट में? देखो 3-4 प्रोविजन है जो मेन है, वो हम जानेंगे इसमें। सेक्शन 4 इसका बोलता है आरटीआई एक्ट का कि देखो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक अथॉरिटी को अपने आप डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। डिस्क्लोज का मतलब पब्लिक को बतानी पड़ती हैं, ये सेक्शन 4 कहता है। ये स्यू मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन, अपने आप पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो अपने आप पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना बताएंगे। और अगर कोई आरटीआई डालेगा या नहीं डालेगा इनका कोई मतलब नहीं है। आपने आरटीआई नहीं भी डाली है तब भी वो बताएगा आपको, सबको बताएगा, मतलब पब्लिक में डिस्क्लोज करेगा। सेक्शन 8 क्लाउज 1 ये बोलता है कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अगर आप आरटीआई डालोगे तब भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए छुपाना जरूरी होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी इसमें। सेक्शन 8 क्लाउज 2 ये बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, इसमें देखो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, अब तक चलता आ रहा है हमारे देश में। इस एक्ट में कुछ क्या है ऐसी दी गई है कि अगर मान लो इसमें ये एक्ट बनाया था इसलिए कि कुछ गवर्नमेंट की ऐसी सीक्रेट हैं जो नहीं बताई जाएंगी पब्लिक को, लेकिन ये सेक्शन 8 क्लाउज 2 आरटीआई एक्ट का ये बोलता है कि अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है बताना, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कहा है इस एक्ट में 1923 के में कि इन्फॉर्मेशन बतानी नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है बतानी तो ये बताई जा सकती है, इस एक्ट का वायलेशन किया जा सकता है। अब ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर और पीआईओ क्या है? देखो ये एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि एक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, अपॉइंटमेंट किया जाएगा इनका, और एक पब्लिक अथॉरिटी होंगी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको एक डिस्ट्रिक्ट में बना देंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसके पास आप जा सकते हो इंफॉर्मेशन लेने, ये इंफॉर्मेशन देगा, ये आरटीआई में कहा गया है। टाइम पीरियड कितना? जब आप मान लो आरटीआई डालोगे, सूचना का अधिकार के भाई साहब मुझे सूचना चाहिए, एप्लीकेशन डाली आपने जाके, तो इस एप्लीकेशन का जो जवाब है कितने दिन में देगा वो पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कितने दिन में देगा?
विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर अंदर उसे देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, 30 दिन के अंदर देगा नॉर्मल कोर्स में। अगर मान लो ऐसा है कि भाई साहब जो पर्सन है उसकी लिबर्टी को खतरा है, ये लाइफ को खतरा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो मैं आरटीआई डाल रहा हूँ और मैं उसमें लिख दूँ भाई साहब मेरी जान को खतरा है, मेरी आज़ादी को खतरा है, मुझे जल्दी से इन्फॉर्मेशन दिए, मुझे जल्दी चाहिए, तो उसकी लाइफ को कुछ खतरा है, प्रॉब्लम है, तो भाई साहब उस पीआईओ को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 40 डेज आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें यह भी, अगर मान लो आपने असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को डाला, एक तो होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उससे छोटा होता है एक असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर आपने रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी को डाला, जैसे मान लो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन किसी और डिपार्टमेंट से चाहिए, और आपने दूसरे डिपार्टमेंट के पीआईओ को प्ली डाली है, आरटीआई डाली है, तो उसमें क्या 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि ये भाई साहब ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेगा आपकी पिटीशन को, आरटीआई को, जो आपने आरटीआई डाली है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो एप्लीकेशन डाली है, उसको भेजेगा उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 30 दिन में भी और 48 आवर में भी, मतलब 30 दिन है टाइम तो 35 दिन में दे सकता है वो मैक्सिमम। और अगर मान लो आपने कहा है कि जान को खतरा है या लिबर्टी को थ्रेट है, कंसर्न है, तो 48 आवर में 5 दिन और जोड़ लो। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप आरटीआई डाल सकते हो। देखो प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो इससे एग्जेम्प्टेड है, ऐसा नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर आप आरटीआई डालो, वो इसके दायरे में नहीं आती हैं, कोई भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, वर्डिक्ट है, फैसला है, सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसमें कहा था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, देखो मतलब रीअफर्म किया था कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई के द्वारा ली जा सकती है। कोई मान लो ऐसी कंपनी है, पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक यूटिलिटी है, मान लो कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी है या गवर्नमेंट उसे ऐड देती है, सहायता देती है, तो भाई साहब उससे आरटीआई डाल के इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है क्या, जैसे बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप आरटीआई डाल के। देखो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने एक वर्डिक्ट में, फैसले में कहा था पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के एक्ट के अंदर आती है, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, तो ये आरटीआई के दायरे में आएंगी। लेकिन देखो 2013 में फिर क्या है, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया आरटीआई एक्ट में, सुधार कर दिया, उसमें कहा कि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएंगी। जब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएंगी तो फिर इनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा सकती, यानी कि आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके। यानी कि करंट जो पोजीशन ये है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाके उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, आरटीआई नहीं डाल सकते पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि उनसे पूछो कि आपके पास कितना फंड आया, कितना आपके पास दान आया, कितना पैसा आया, कितना डोनेशन आया, कि कहाँ पे आपने खर्च किया, कितना इलेक्शन में खर्च हुआ, तो ये जानकारी आप नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे इंडिया के, क्या वो आते हैं इसमें आरटीआई के दायरे में? वो आते हैं, हाँ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरटीआई के दायरे में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अफेल्ड कर दिया था, अफेल्ड का मतलब सपोर्ट किया था हाई कोर्ट के इस डिसीजन को, कि हाँ सीजीआई भी आते हैं आरटीआई के दायरे में, सीजीआई के फैसले के बारे में रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, लेकिन हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है वही ले सकते हो। 2019 में देखो आरटीआई में अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने 2019 में, 2005 के एक्ट में ही अमेंडमेंट किया, कुछ संशोधन किए 2019 में। क्या किए अमेंडमेंट ये किए, सेंटर के पास पावर है कि देखो इन्फॉर्मेशन कमीशनर चाहे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसकी सैलरी और सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगी, निर्धारित करेगी। इसकी जो टर्म होगी सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, जो भी अपॉइंट किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, सारी टर्म कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब पहले कैसा होता था ओरिजिनल एक्ट में? पहले देखो ऐसा होता था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनकी जो पोजीशन, सर्विस कंडीशन, सैलरी वगैरह सब होती थी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। और जो स्टेट लेवल पे होते थे, जो चीफ सेक्रेटरी होता था स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसका स्टेट लेवल पे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था उसकी सब कुछ सैलरी, टर्म कंडीशन चीफ सेक्रेटरी के बराबर होती थी। लेकिन बाद में ये अमेंडमेंट कर दिया 2019 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सबकी टर्म कंडीशन, सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, निर्धारित करेगी।
अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कुछ लोग एक्सपर्ट इसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं कि ये संशोधन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को खतरा है, थ्रेट है, ये उनकी अथॉरिटी को घटा देंगे, डिमिनिश कर देंगे, और जो एबिलिटी है इनकी, जो निष्पक्ष जांच वगैरह करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे। तो अमेंडमेंट क्या है, इनकी एक तरह से इंडिपेंडेंट मैनर में जो ये फंक्शन करते थे उनकी एबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा, वीक करेगा। तो गवर्नमेंट ने देखो जब ये अमेंडमेंट किया था कोई पब्लिक कंसल्टेशन भी नहीं किया था, मतलब पब्लिक से भी मतलब जैसे कोई बिल पास करते हैं ना पार्लियामेंट में, तो पब्लिक के लिए कंसल्टेशन के लिए उसे रखते हैं, अपना पब्लिक सुझाव देती है कि इसमें ये संशोधन हुआ है, इसमें ये सुधार करना चाहिए, या ये इसमें कमी है ये निकालनी चाहिए। तो ऐसा भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए नहीं रखा था ये बिल। देखो ये नोट करके रखना आप ये भी कि जो हमारा 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था इंडिया में, तब भी उसी साल में यूके का भी आया था, यूनाइटेड किंगडम में भी आया था। उस यूनाइटेड किंगडम का एक्ट का नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो एक संस्था है, अभी इसने इनवाइट किया है इंडिया को फुल मेंबरशिप के लिए। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम जो करता है पूरे वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पर आता है इंडिया। तो इसका फुल मेंबर बनाने के लिए प्रपोजल दिया है, इंडिया को इनवाइट किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, जब अगर इंडिया प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो इंडिया को 90 दिन के लिए स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व को बनाना पड़ेगा। अभी इंडिया के पास सिर्फ 99.5 डेज के लिए है। देखो ये स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का मतलब ये है, हमारे पास देखो इतना ऑयल है नहीं, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, कच्चा तेल जिससे हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, तो ये हमारे पास इतना क्रूड ऑयल है नहीं, हमें बाहर देशों से मंगाना पड़ता है, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, या फिर कुवैत हो गया, ये कंट्री हैं जिनसे मंगाना पड़ता है। ये कंट्री आपको पता है कहाँ पे हैं, ये भाई साहब देखो ये आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, ये अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे देखो सऊदी अरबिया है, ये इराक है, ये यहाँ पे कुवैत है, ये बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, और भी बहुत सारी कंट्री हैं, इनसे हमें ऑयल मंगाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल जिससे हम बनाते हैं, तो ये हमारे पास है नहीं। तो लेकिन इसका मेंबर जब बन जाएंगे आईईए का फुल मेंबर, तो ये कंपलसरी है कि आपको 90 डेज तक का स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व का मतलब है कि आपके पास स्टोर करके रखना पड़ेगा 90 डेज तक, कि आपके पास मान लो ये कंट्री मना कर दें आपको एक्सपोर्ट करने से, या कोई और इंस्टेबिलिटी आ जाए, युद्ध हो जाए इन कंट्रीज़ का, सऊदी अरबिया का, इराक का, कुवैत का, तो ऐसी कंडीशन है कि वो अभी बेच नहीं रहे तेल, तो उस केस में आपके पास कम से कम 90 दिन का रिजर्व हो, 90 दिन का तेल हो, कि आप 90 दिन तक बिना खरीदे दूसरी कंट्री से आयात किए, इंपोर्ट किए हुए, बिना किए हुए आप अपना चला सकते हो काम 90 दिन तक। अभी इंडिया के पास केवल 9.5 डेज का है। तो ये देखो बैकग्राउंड ये है, 2017 में देखो इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था, एसोसिएट मेंबर का सहायक सदस्य बना था, फुल मेंबर नहीं है अभी इंडिया इसका आईईए का, लेकिन एसोसिएट मेंबर है। जो आईईए देखो इसको 1974 में बनाया था, ओईसीडी ने बनाया था इसको। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज की, 1961 में बनाया था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, पेरिस कैपिटल है, राजधानी है फ्रांस की, फ्रांस एक देश है यूरोप में, फ्रांस की कैपिटल है राजधानी पेरिस, तो ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आईईए भी। इसका मिशन ये है एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ये इसके 4 फोकस एरिया है आईईए के। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही, जहाँ ओईसीडी का है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। देखो G20 का है ये एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, ये फर्स्ट टाइम देखो इसने सपोर्ट को भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, मतलब अगर खेल में स्पोर्ट में भी कोई करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा उसको भी, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है कि ये करप्शन को प्रिवेंट करता है और उससे लड़ता है कि करप्शन को कम कैसे किया जाए। तो ये एंटी करप्शन जो वर्किंग ग्रुप है 2010 में सेटअप किया था G20 के लीडर्स ने, टोरंटो में सबमिट हुआ था, एक टोरंटो एक जगह का नाम है। तो G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान को ये इंप्लीमेंट करने के लिए ये बनाया था वर्किंग ग्रुप, एक मतलब ये समझ लो सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप G20 ग्रुप का ही। G20 लीडर्स देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ये भी इसमें सपोर्ट करती है, यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट करता है, IMF भी सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी सपोर्ट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को,
एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का जो टारगेट है कि करप्शन को खत्म करना है वर्ल्ड वाइड, तो इसको ये भी सपोर्ट करते हैं। तो G20 है क्या? देखो G20 एक 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें 90 कंट्री आती हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन, तो 20 कंट्रीज़ का ग्रुप है। 20 कंट्रीज़ का ग्रुप भी बोल देते हैं, वैसे है तो इसमें 90 कंट्री और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, तो इसलिए इसे G20 बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड की लगभग ये GDP का 85% कंट्रीब्यूट करते हैं G20 लीडर्स, मतलब कंट्रीज़, और इनकी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन है। G20 समिट देखो, इसको ये भी बोलते हैं समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। G20 का जेनेसिस कब हुआ? देखो 1997 से लेकर 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक संकट आ गया था भाई साहब एशिया में, उसके बाद ये निकल के आया था। और फिर G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग हुई 1999 में। तो ये फुल मेंबरशिप कौन कौन सी कंट्री के पास है G20 की? देखो ये 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये देखो ऐसे तो आपको याद नहीं होंगी, पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये पढ़ लो, लेकिन ऐसे याद नहीं होने वाली। मैं याद कराता हूँ आपको। देखो जब भी आपको कंट्रीज़ की कोई भी याद करना हो ग्रुप में, तो आप वर्ल्ड मैप से याद करो। ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं हम। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री हैं, कनाडा, US और मैक्सिको, ये 3 कंट्री हो गई। बाकी की 2 कंट्री हैं यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में, एक ब्राज़ील और एक अर्जेंटीना, 3 2 5 हो गई। 4 कंट्री हैं यूरोप में, एक यूनाइटेड किंगडम, एक फ्रांस, जर्मनी और एक ये इटली कंट्री है। ये 4 कंट्री होगी, तो 5 4 9 हो गया। एक है भाई साहब अफ्रीका में सिर्फ एक कंट्री है, ये है साउथ अफ्रीका, तो 10 हो गए। 2 कंट्री यहाँ पे वेस्टर्न एशिया में, एक तो टर्की हो गया आपका और एक सऊदी अरबिया, कितने हो गए? 12। 3 कंट्री ये हैं देखो, यहाँ पे आपका रसिया, ये रसिया ऊपर, रसिया, चाइना और इंडिया, कितने हो गए? 15 हो गए, 10 2 12 15। और 2 कंट्री ये हैं साउथ कोरिया और जापान, चाइना के साइड में ही, कितने हो गए? 17। और 2 कंट्री नीचे हैं भाई साहब, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडोनेशिया, तो कितने हो गए? 19। और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, तो पूरे ये 20 हो गए। एक G20 प्लस भी है। G20 प्लस भी देखो, G20 डेवलपिंग नेशन को भी बोलते हैं, G21 भी, G23 या G20 प्लस डेवलपिंग नेशन का ही ग्रुप है ये। 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। एस्टेब्लिश का मतलब बनाना, सेटअप करना, स्थापित करना। ये देखो ब्रासीलिया एक डिक्लेरेशन हुई थी। ब्रासीलिया एक जगह है ब्राज़ील कंट्री में, ब्राज़ील में, वहाँ पे एक डिसीजन लिया था जिसका नाम है ब्रासीलिया डिक्लेरेशन। ये इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने 2003 में साइन किया था, उसके बाद ये बनाया गया था। G20 देखो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, और वर्ल्ड एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है 26% करता है, और फार्मर्स 70% पूरे वर्ल्ड के G20 प्लस नेशन के हैं। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या है? अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि देखो 40,000 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी ब्लॉक कर दिया। ये लगभग 66,000 बिजनेसेस को, यानी कि कंपनीज को प्रोवाइड करना था इनपुट टैक्स क्रेडिट GST के अंदर। तो ये है क्या? देखो गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी थी GST रूल्स के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूल हैं, ये 2019 में ये परमिशन दी थी गवर्नमेंट ने। ये रूल 86A इंट्रोड्यूस किया था GST के रूल में ही। ये रूल क्या कहता है? 86A, ये रूल ये कहता है, नियम, कि टैक्समैन को पावर देता है, टैक्समैन मतलब जो टैक्स लगा रहा है उसको पावर देता है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर में देना होता है टैक्स पेयर को, उसको ब्लॉक कर सकता है अगर वो फ्रेडुलेंट तरीके से अवेल कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। मतलब धोखाधड़ी के कारण अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठा रहा है कोई आदमी, तो टैक्स अथॉरिटी ब्लॉक कर सकती है, कह सकती हैं कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो ये 86A रूल बोलता है इस नियम को, इसको। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? जैसे मान लो आपने कोई चीज़, कंपनी है आपकी, कोई चीज़ खरीदी आपने, मान लो पेन बनाने की कंपनी है, पेन बनाने के लिए आपने स्याही खरीदी, इंक खरीदी, इंक स्याही, आपने प्लास्टिक खरीदा, तब पेन बना आपका। तो ये खरीदा जो आपने, इस पे टैक्स भरा। इंक खरीदी जब टैक्स भरा, आपने जब प्लास्टिक खरीदी तब टैक्स भरा, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स दिया। तब आपने पेन बना लिया, इंक और प्लास्टिक से मिला के पेन बना लिया, पेन बन के तैयार हो गया। अब पेन आपने बेचा तब भी टैक्स भरा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या बोलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलता है जो इनपुट पे टैक्स दिया आपने वो क्रेडिट कर दिया जाएगा आपको। क्रेडिट का मतलब आपको वापस कर देगी गवर्नमेंट। कैसे? देखो प्लास्टिक पे आपने जितना टैक्स दिया, मान लो 10 रुपये,
मान लो इंक पर टैक्स दिया आपने 10 रुपये, तो ये 10 रुपये जब आप पेन बेचने जाओगे बना के, तो ये 20 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। जो पेन पर टैक्स लिया वो तो टैक्स लगेगा, लेकिन जो इनपुट पर टैक्स दिया आपने वो टैक्स आपको वापस दे दिया जाएगा। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में। इसमें देखो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक कंपोजिशन स्कीम है, उसके अंदर जिनको फ़ायदा मिलता है, जो भी बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। देखो अभी 11 अक्टूबर को मनाया गया ये गर्ल चाइल्ड के लिए, यानी कि जो लड़की है, बच्चा है, उसके लिए इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ये देखो ओकेजन है, जो एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन है उनकी इम्पोर्टेंस को एक तरह से बताने के लिए, ये एम्पावर करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था लगभग जो बोलते हैं 13-14 साल से लेके 18 साल के 18 साल तक, मतलब 18 साल से कम, मतलब 13-14 से 17 साल तक, ये बोलते हैं एडोलेसेंट एज होती है वो, किशोर अवस्था। और 18 साल से ऊपर तो एडल्ट हो जाता है, मतलब बड़ा आदमी हो जाता है, औरत या आदमी। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2011 में 19 दिसंबर को ये पास किया था एक रिजोल्यूशन, और कहा था 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाएगा। इस साल की थीम ये है, हमने ऊपर देखी। एक बीजिंग डिक्लेरेशन भी है गर्ल से रिलेटेड। बीजिंग डिक्लेरेशन का मतलब एक घोषणा पत्र है ये देखो अडॉप्ट की गई थी। एक 1995 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वुमन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि महिलाओं के अधिकारों को कैसे बचाया जाए। तो ये बीजिंग में हुई थी, चाइना की जो कैपिटल है, राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे। तो इसको बीजिंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसमें देखो वुमन, महिला तो इसमें कवर भी है, और गर्ल भी, मतलब महिला हो या लड़की हो, उनके अधिकारों को कैसे बचाया जाए, ये इसमें कुछ लिखा हुआ है डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट है सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी अभी इसलिए न्यूज़ में है, इसने एक विजन प्लान बनाया 2021 से 2031 तक का, कि जो इंडिया के जू हैं, जो चिड़ियाघर हैं इंडिया के, उनको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अभी ये विजन प्लान बनाया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी का मतलब है सांवैधिक संस्था। देखो जब भी कोई बॉडी कानून बना के, एक्ट बना के बनाई जाती है, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ये 1992 में एस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी। और रेगुलेटरी बॉडी है ये, जो चिड़ियाघर हैं उनके लिए नियम, रूल, कानून बनाती है ये सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, टारगेट, ऑब्जेक्टिव का मतलब है टारगेट, लक्ष्य, मेन लक्ष्य इसका ये है अथॉरिटी का, कि ये नेशनल जो इफर्ट है कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए लिए जाते हैं, इफर्ट, प्रयास किए जाते हैं, उनमें सहायता करती है। और नेशनल जू पॉलिसी 1998 की, उसको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड वगैरह, रूल वगैरह बनाती है कि जो चिड़ियाघर में एनिमल वगैरह हैं, जो पशु हैं, उनकी हेल्थ को कैसे इंश्योर किया जाए। हर एक जू को ये कंट्री में देखो रिक्वायर होता है कि रिकग्निशन लेनी पड़ती है सेंट्रल जू अथॉरिटी से, तभी चिड़ियाघर खोला जाता है। और ये देखो डी रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, किसी चिड़ियाघर का लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। तो यही था आज के लेक्चर में, इतने टॉपिक थे।